नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम टिप्पणी की। और यह टिप्पणी उस मामले पर की गई है जो मामले पिछले कुछ सालों से यह मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। और वो मामला क्या है? वो मामला है कि वीर सावरकर, इस देश के महान सपूत, उनके ऊपर जो टिप्पणी की जाती रही है और किनके द्वारा? कांग्रेस के बड़े नेता, आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, वो जिस तरह से वीर सावरकर पर टिप्पणी करते रहे हैं, उसके ऊपर आज सुप्रीम सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो शब्द जिसको लेकर आप महान सपूत पर हमला करते हैं, उस शब्द का इस्तेमाल तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी किया था, तो क्या उनका भी अपमान करेंगे? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना इतिहास को जाने, बिना भूगोल के जाने कुछ भी बोल देते हैं आप और ऐसे ही बोलते रहेंगे क्या? तो सवाल यह उठता है कि ऐसी चीजों के पीछे मंशा क्या है। और एक सवाल यह भी, आपने भी यह नोटिस किया होगा कि वीर सावरकर पर इस देश के एक इकोसिस्टम का हमला हाल के कुछ सालों में शुरू ज्यादा हुआ है, उससे पहले नहीं होता था। तो क्या जो वीर सावरकर की विचारधारा वाले लोगों का राजनीति में जो प्रभुत्व बढ़ा है, उसके बाद वीर सावरकर पर ये हमले बढ़े थे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सा आईना दिखाया और कहा कि जरा इसमें अपना चेहरा देखिए और समझिए। जिनको 2-2 सजा हुई थी, काला पानी की सजा और वैसी सजा जैसी सजा किसी और नेता को नहीं हुई, उनको कायर कहना, उनको माफी के लिए उन पर हमला करना, ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ी बातें कही हैं, क्या उसके बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ में एक इकोसिस्टम की भी बात कर रहा हूं, क्या वो सुधरेंगे? तो आज 5 की पंचायत में हम इसी पर पड़ताल करेंगे अपने पंचों के साथ। लेकिन जरा उससे पहले राहुल गांधी की जिस टिप्पणी का मैं जिक्र कर रहा हूं और जिस टिप्पणी पर ये सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपना टिप्पणी दी है अपनी, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आपको दिखाता हूं। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद करेंगे पंचायत। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान
कि जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं, हम डिक्टेटर नहीं हैं यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले श्रीमान राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक झन्नाटेदार चाटा मारा है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि लाल संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सावरकर के मामले में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को फटकारा है, इस फटकार के बाद अगर राहुल गांधी में रंच मात्र भी शर्म होगी तो वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर वो कान पकड़कर माफी मांग लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की हट पर आमादा रहते हैं और जिस तरह की बेशर्मी पर वो आमादा रहते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी और श्रीमान राहुल गांधी की दादी थी, वह भी वीर सावरकर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की प्रशंसक रहीं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी प्रशंसा करती हैं और राहुल गांधी को कलंकित करने का कुछ कुकर्म करते हैं, तो साफ तौर पर विद्वान न्यायाधीशों ने आज राहुल गांधी को जिस तरह से फटकारा है, इस फटकार के बाद राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी आज वीर सावरकर जी का ही नहीं बल्कि हर एक महानायक का अपमान करती है। हमने तो देखा है कि चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर सावरकर हो या चाहे सी शंकरन नायर हो, हर एक महान स्वतंत्रता सेनानी को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया, उनके योगदान को कम किया, अपने परिवार के योगदान को बढ़ाने के लिए जानबूझकर उनके योगदान को इतिहास से मिटाने से लेकर उनके बारे में झूठ फैलाना, भ्रांतियां फैलाना और उनको गद्दार तक कह देना, ये राहुल गांधी करते हैं। आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई है। उद्धव ठाकरे बताएं और शरद पवार जी बताएं कि राहुल गांधी को माफी कब मंगवाएंगे। तो हमने आपको राहुल गांधी का वो पूरा बयान सुनवाया जो उन्होंने वीर सावरकर पर वो टिप्पणी की थी, और बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो मौका मिला है, वो राहुल गांधी पर सुप्रीम हमला कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम पंचायत कर रहे हैं, इस पंचायत में कुछ प्रमुख सवाल भी हैं। वो सवाल मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद मेहमानों से जुड़कर पंचायत करेंगे। सवाल नंबर 1, राहुल गांधी को क्यों लगी सुप्रीम फटकार? सवाल नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या क्या आईना दिखाया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सवाल नंबर 3, क्या सुप्रीम फटकार के बाद सुधर जाएंगे राहुल गांधी? यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 4 कि आखिर क्यों किया जाता है असली देशभक्तों का अपमान, वीर सावरकर जैसे देशभक्तों का अपमान? मकसद क्या है? और क्या यह मकसद है कि सिर्फ एक ही परिवार को क्रेडिट देने की कोशिश होती है? क्या इसी मकसद से किया जाता है यह हमला? आज इसी पर पड़ताल करेंगे 5 की पंचायत में, और इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शिवम जी आपका 5 की पंचायत में। ऋषि शंकर मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, स्वागत ऋषि शंकर मिश्रा जी। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जी जो प्रोफेसर है इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री के जेएनयू में, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार सर। और अनंत विजय सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत जरा बैकग्राउंड को समझने के लिए, क्योंकि मैंने अभी जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था शुरुआत में तो एक बात कही कि आप सबने ये नोटिस किया होगा कि वीर सावरकर पर पहले इतने हमले नहीं होते थे,
ये हमला जो है हाल के 1-2 दशक में ज्यादा बढ़ गया इकोसिस्टम के द्वारा। क्यों बढ़ा? आखिर क्या इसका कोई कनेक्शन इस पर है कि वीर सावरकर को मानने वाले लोगों का राजनीतिक असर बढ़ा है, राजनीतिक दबदबा बढ़ा है, इसीलिए इकोसिस्टम इतना हमलावर हुआ, जिसमें इकोसिस्टम ने राहुल गांधी को फ्लैग होल्डर बना दिया इसका। अनंत विजय सर, कैसे समझा जाए इसको? वीर सावरकर इंदिरा गांधी के लिए महान थे, राहुल गांधी के लिए महान नहीं रहे। कैसे इसको समझे? आज इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खास टिप्पणी की है। अनंत सर, अब देखिए, हीरामन तिवारी जी बैठे हैं, इस समय मेरा बोलना उनके सामने उचित नहीं होगा। हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहे हैं वो। चूंकि आपका मतलब अनुशासन है कार्यक्रम का, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा जी। आपने जो बात कही, किसी भी अगर कोई व्यक्ति विराट व्यक्तित्व का मालिक होता है, स्वामी होता है, तो उसके वैराग्य के आगे इसको वीर सावरकर जी के को लांछित करने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू के 13 दिसंबर 1946 के प्रधानमंत्री वाले रिजोल्यूशन के समय से अगर आप याद करें तो वहीं से शुरू होता है। और जो श्रीमान राहुल गांधी अभी वो पढ़ रहे थे कि ओबीडियंट सर्वेंट आदि आदि की बातें कर रहे थे, अब उनको इतिहास का नहीं पता है, इतिहास कभी पढ़ा नहीं होगा। जो वामपंथी हमारे मित्र लिख कर दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके जो नाना जी थे, उन्होंने जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो किसके लिए, किसके ओबीडियंट बने थे वो। तो खैर, मैं जवाहरलाल नेहरू जी के उसको कम नहीं करना चाहता हूँ, उनकी एक भूमिका रही है, उनका एक ये रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि सूप चलनियों बोलने लगता है। दिक्कत यही है, जिनका स्वाधीनता संग्राम के स से कुछ लेना देना नहीं है, जिनके स्वाधीनता संग्राम की समझ कुछ नहीं है, जो सिर्फ, और आप अभी कह रहे थे पिछले 2 दशक से, मैं कह रहा हूँ पिछले 1 दशक से ऐसा हो रहा है लालचंद जी, क्योंकि अब देखिए, पहले क्या था, लेफ्ट पार्टी अलग थी और कांग्रेस पार्टी अलग थी। इंदिरा गांधी के समय में दोनों का अलग अलग अस्तित्व था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय से ही उन्होंने आउटसोर्स कर दिया एकेडमिक्स को और कल्चर को, जिसे हम लोग सत्ता और संस्था का समझौता कहते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं तो आउटसोर्स कहता हूं उसको, क्योंकि आउटसोर्स कंपनियों को किया जाता है ना, राजनीतिक दल तो रही नहीं लेफ्टिस्ट। तो मुझे लगता है इंदिरा जी ने उनको ये गुट्टी पिला दी, मुगली गुट्टी 555, और उसके बाद से लगातार वामपंथियों का क्षरण होता रहा, और उनकी एक ऐसी अभारतीय विचारधारा थी जो कि जिनका हेड ऑफिस कहीं और था। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, मैं बार बार ये कहता हूँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है वो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ब्रांच ऑफिस है उनका, हेड ऑफिस कहीं और है उनका। बिल्कुल, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियों के अलग अलग हेड ऑफिस हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी के समय ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई इस तरीके के। जितने आप एकेडमिक्स क्षेत्र के देख लीजिए, जितने कांग्रेस के समर्थक संगठन थे, दिल्ली में कुछ लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए। तो कांग्रेस पार्टी का चूंकि वैचारिक क्षरण हुआ, तो विचारधारा लेने के लिए उनको बड़ा सूट करता था कि वामपंथी उसके साथ चले जाए। और श्रीमान राहुल गांधी के आसपास वामपंथियों का, और फिर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के आसपास वामपंथियों का एक ऐसा वलय तैयार हो गया, जिसमें उनको लगा कि जो सबसे विराट व्यक्तित्व इस वीर सावरकर के उन्हीं को निशाना बनाया, हमले कर, ठीक है, मैं लौटता हूं। उन पर सिर्फ बस 10 सेकंड और उन पर सिर्फ एक ही आरोप लगाते हैं कि वो माफी वीर थे, है ना। इसके अलावा उनके योगदान को और माफी भी किस तरीके से क्यों लिया गया, तो इसमें 50 बार बात हो चुकी है। 50 विक्रम संपत ने 2 वॉल्यूम में किताब लिख के स्पष्ट कर दिया उसको, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि पुर्जा तो कहीं और आता। नड्डा जी कहते ही है कि ट्यूटर अगर वामपंथी होता है तो बालक को दिक्कत होती ही है। बिल्कुल ठीक है। अब उम्मीद तो ये करते हैं, उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आईना दिखाया, बहुत बड़ा वाला आईना दिखाया है, इसके बाद शायद कुछ समझ में आएगी। ऋषि शंकर मिश्रा जी जब आप बोल रहे थे ना अनंत सर, तो ऋषि शंकर मिश्रा जी बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ आपकी बातों का स्वागत कर रहे थे। मैं उनके पास उनके बयान के लिए जाऊंगा, लेकिन पहले आपने जैसे डॉक्टर हीरामन तिवारी का जिक्र किया, मैं भी उनको पहले लाना चाहूंगा। हीरामन सर, थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो अनंत जी ने भी कही कि देखिए
एक स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब महात्मा गांधी जी की हत्या होती है, उस समय वीर सावरकर को लपेटने की एक कोशिश होती है। ठीक, उस लपेटे से वीर सावरकर जी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के समय में वीर सावरकर वीर होते हैं, और राहुल गांधी जी का समय आते आते वो वीर नहीं रहते हैं, और क्या क्या टिप्पणियां होने लगती है। इसका भारत में जो राजनीति की तस्वीर बदली है, उसके साथ इसका कहां और कैसा ऐतिहासिक कनेक्शन है, डॉक्टर हीरामन तिवारी जी? राजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परस्पर प्रशंसा की बात तो नहीं कर रहा हूं। जब मैंने अनंत जी को यहाँ पे देखा जी, एक तरफ अनंत जी हैं, वो स्वयं में एक विशद व्यक्तित्व है, और इनको मैं मेधातिथि कहता हूं पब्लिकली जी, मेरा मॉडर्न इंटेलेक्चुअल, और दूसरी तरफ एक तेज तर्रार नए दो प्रवक्ता हैं, एक बीजेपी के, कांग्रेस के कहने वाले। तो मैं स्वयं में कांप रहा हूं कि क्या बोलूं, लेकिन उन्होंने बता दिया 1946 तो उसके पहले भी चले जाइए। ये एक दुखद बात है कि भारत का एक बड़ा नेता जो बड़ा नेता बनना चाहता है, और जो जिसको अब भूमिका मिली है, वो इस प्रकार के, मुझे क्षमा कीजिएगा, बचकाना सा जिसे कहते हैं, जिससे चाइल्डिश एक्टिविटी कहते हैं, आप जिस पत्र को दिखा रहे थे, मैं अपने बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं ऑक्सफोर्ड जब स्टूडेंट था तो हम लोगों को एक बताया जाता था कि अगर आपको वाइस चांसलर को लिखना है या स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल जिसको मास्टर कहते हैं उनको लिखना है, उसके लिए कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल, मोस्ट ओबीडिएंट तो एकदम सबसे प्रचलित शब्द है। मैं जब जर्मनी में था तो मुझे बताया गया कि मुझे वाइस चांसलर के यहाँ से निमंत्रण आया था, तो उनको जवाब देना था, क्योंकि मैं विजिटिंग प्रोफेसर था। तो उन्होंने कहा कि आपको मोस्ट एमिनेंट सर कहिए और बाद में ये लिखिए। वो जर्मनी की बात कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में चूंकि लिख रहा था। तो ये जो भाषा है ये तो एकदम निरर्थक है। मुझे इतना पूरी तरह से आभास है कि राहुल गांधी को अच्छी अंग्रेजी आती है। जी जी जी, हो सकता है मैं कह सकता हूँ हमसे भी अच्छी आती होगी, लेकिन इस प्रकार की भाषा, तो इसके पीछे जो अभी अनंत जी ने जो एक विशद व्याख्या की कि किस प्रकार की भावना के साथ, यानी कांग्रेस पार्टी जो थी उसको जो ये बताते हैं कि अब फिर से मिल गई है। मैं इसको ऐसी नदी कहता हूं जो बीच में थोड़ा सा एक आइलैंड बनाया और बाद में फिर आ गई, जैसे ऑक्सफोर्ड में हमारे टेम्स थी और उसके बाद आइसिस निकलती है और ऑक्सफोर्ड सिटी से बाहर जाकर दोनों फिर मिल जाती है और लंदन में टेम्स होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तुलना आपने की है। उनके इर्द गिर्द जितने भी घूमने वाले हैं, अनंत जी ने बता दिया है कि वो आपको नाम के हमारे विश्वविद्यालय के 2-3 लोग हैं, बड़े बड़े लोग जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां से रोजी रोटी मेरी चलती है। जी, और कोई, जैसे उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी एक विशद भूमिका थी। बेशक मुझे लगता है कि अगर उनसे पूछा जाता तो वो भी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। तो दुखद मुझे इसलिए लगता है कि इस प्रकार से इतनी घृणा के साथ। और दूसरी बात और मैं कह दूं एक 10 सेकंड में, कि आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जो व्यक्तित्व और नेता, उन्होंने क्या कहा था, सावरकर माने त्याग, तपस्या, तप, तीक्ष्णता, समर्पण, जो जिसके अंदर एग्जैक्टली, और तड़पन, जो सागरा प्राण तड़पणला, जिस प्रकार की भावना के साथ वो भारत की, अपनी भारत माँ की सेवा करना चाहते थे, और उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी इस प्रकार के पत्र को लिखने की। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, अनंत जी ने उल्लेख किया कि उस समय के सभी नेता उस प्रकार से लिखते थे। तो उस शब्द को लेकर के ये मुझे थोड़ा सा लगा कि उचित, ये एक सामान्य शिष्टाचार। मैं ऋषि शंकर मिश्रा जी के पास जाऊं उससे पहले अनंत सर ने आपके बारे में जो कहा, आपने अनंत सर के बारे में जो कहा, मुझे तो लगता है मेरे लिए बस तुलसीदास जी की एक लाइन रह जाती है कि को बड़ छोट कहत अपराधु। आप दोनों के बारे में मैं यही कहूंगा। फिलहाल मैं ऋषि शंकर मिश्रा जी के पास चलता हूं। ऋषि शंकर जी, आज के बाद क्या हम ये उम्मीद करें कि राहुल गांधी जी और जो एक इकोसिस्टम है जो वीर सावरकर के चीर हरण की गाहे बगाहे कोशिश करते रहते हैं, उनको कम से कम इतना बड़ा आईना दिखा दिया गया है ऋषि शंकर मिश्रा जी, कि उनको उस आईने में सावरकर, महान सावरकर, वीर सावरकर अब दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। Sleep Expo ME is the only dedicated show. बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ओपिनियन है, उसका हर व्यक्ति को, हम सबको सम्मान करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान होता है, हाल के दिनों में आपने देखा होगा
कि भाजपा के दो बड़े नेता निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, ये पब्लिक डोमेन में कहने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा आज राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी टिप्पणी है उसका सम्मान होना चाहिए। और मैं भी मानता हूँ वीर सावरकर के यदि लाइफ को देखे, पूरे उनके जीवन यात्रा को देखे, तो वीर सावरकर का कहीं न कहीं देश के आजादी में फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ, जो देश की आजादी के लिए लड़ाई तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ा, उसमें वीर सावरकर का भी एक महत्वपूर्ण रोल था। थोड़ी सी और उदारता दिखाइए। मैं भी वही कह रहा था ऋषि शंकर जी, थोड़ी सी उदारता और दिखाइए। उन्होंने काला पानी की सजा काटी, उनको दोहरी सजा हुई थी। उनसे जैसे कोल्हू के बैल से तेल निकलवाया जाता है ना, उस तरह से उनको बैल की जगह जुटाया जाता था, उनसे तेल निकलवाया जाता था। उनके ऊपर जो उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो सैनिक में भर्ती होकर उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म करते थे। थोड़ी सी और उदारता दिखा दीजिए उनके लिए, थोड़ी सी उदारता हो। साफ कर दीजिए जी लालचंद जी, मैं बोल लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो भूमिका है उसे तो कम से कम निभाने दीजिए। बिल्कुल निभाइए, आप निभा रहे हैं, अच्छी तरह निभा रहे। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिससे प्रोफेसर साहब या जो हमारे बड़े भाई पत्रकार हैं, हालांकि पत्रकार की भूमिका में कम दिख रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अधिक दिख रहे हैं हमारे आनंद विजय। आप ये कह रहे हैं कि उनको भी राहुल गांधी जी की तरह सावरकर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो पत्रकार हो पाएंगे। लालचंद जी, आपके लिए बड़ा सम्मान है, कम से कम हमें बोलने तो दीजिए। पूरा बोलिए, हम तो सुन रहे हैं। जो आपको जो रिमार्क देना है वो रिमार्क दीजिएगा, लेकिन बीच में मत बोलिए। बाकी को तो आपने टोका नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, बोलिए, ठीक है, बोलिए। अनंत विजय जी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, बड़े भाई है हमारे। लेकिन अनंत विजय जी ने जो भूमिका बांधी है वो पत्रकार का कम एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में देखिए इसीलिए अब देखिए, आप कहते हैं ना कि मैं आपको बीच में टोकता क्यों हूँ, आप कहते हैं ना कि बीच में क्यों टोकता हूँ, इसीलिए टोकना पड़ जाता है। ये आजादी है, लोगों को बोलने की आजादी है। मैंने अनंत विजय जी के लिए अनपार्लियामेंट्री शब्दों का तो इस्तेमाल किया नहीं। ठीक है, वो तो हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल मेरे लिए सम्मानित हैं। कई ऐसे तथ्य हैं, आप बता दीजिए देश के आजादी में जितने भी लोगों ने अपने आहुति दी, उसमें से एक फ्रीडम फाइटर का नाम बता दिए जिन्होंने ये पत्र लिख के ये मांग की हो कि उनकी सजा माफ कर दी जाए। कोई भी एक फ्रीडम फाइटर का नाम बता दीजिए जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। ये तो पब्लिक डोमेन में तथ्य है ना, उसको आप कैसे नकार सकते हैं? आप बता दीजिए। अभी हम भी बताएंगे, अनंत सर भी उंगली उठा रहे हैं कुछ बताने के लिए, और डॉक्टर हीरामन तिवारी जी भी बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आप बोलिए। बोलने तो दीजिए, इतने विद्वान पत्रकारों के बीच में हमें भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। ऋषि मिश्रा भी छोटा मोटा पत्रकार है भाई, उनको भी तो बोलने दीजिए। देखिए, मैं भी 1916-17 से पहले वीर सावरकर के लाइफ को सैल्यूट करता हूं, जो उन्होंने देश के आजादी के लिए एक तरह से आहुति दी। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसपे अनंत विजय जी और तमाम जो प्रोफेसर साहब हैं या भाजपा प्रवक्ता हैं, तमाम विद्वान लोग हैं, उनको प्रकाश डालनी चाहिए। ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेजों से वो पेंशन लेते थे? ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने लिखित में माफी मांगी थी? ऐसा क्या कारण था कि 2 नेशन थ्योरी जो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनक वीर सावरकर थे। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बहुत सारी बातें आई हैं। इन सवालों का तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं लूंगा ना, फिर आपको जोड़ूंगा और आपकी और भी बातें लूंगा। और जो आप सवाल उठा रहे थे ना, उसका जवाब देने के लिए अनंत जी भी बोल रहे थे और डॉक्टर हीरामन तिवारी भी देंगे, लेकिन थोड़ा पहले शिवम जी को ले आता हूँ। शिवम जी, जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आते ही एकदम लगता है सारे तीर तरकश एकदम ऐसे हमला बोल दिया राहुल गांधी पर, जैसे लग रहा था कि बहुत दिनों से आपको इस चीज सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का इंतजार था और पूरा लौ लश्कर लेकर के अपना राहुल गांधी पर पिल पड़ी बीजेपी। देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कहता लालचंद जी। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ससम्मान, कोई भी राष्ट्र जिसकी आजादी में लाखों लोगों की प्राणों की आहुति गई हो, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया हो,
और लाखों लोग लगे हों, मैं मानता हूं कि उनके बारे में इस तरह की का क्रिटिसिज्म आना उस देश से यही अपने आप में अपमान का विषय है। इस देश में राहुल गांधी हो या मुझ जैसा कोई भी हुआ या बाकी कोई भी हुआ, वीर सावरकर ने इस देश के लिए क्या किया उसको, उस पर क्रिटिसिज्म को भी एंटाइटल्ड नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हम वहां पर थे नहीं, और दूसरी बात ये कि इस देश में किसने किस किस के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं मानता हूं वो किसी से छुपा नहीं। चाहे वो नाभा जेल में नेहरू जी के लिए दी हुई मोतीलाल जी की अंडरटेकिंग हो, और चाहे इस देश में जाहिर है, बिल्कुल ठीक कहा था अभी पिछले दिनों ही पहले मैं पढ़ रहा था, चाहे वो आगा खां पैलेस में लोगों का रहने वाली स्थिति हो, और चाहे जगह जगह पर 100-100 रुपए के भत्ते तमाम नेताओं को लेना हो। मैं नहीं नाम में जाना चाहता, मैं नहीं किसी का अपमान या उस भाषा शैली में भी जाना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि वाकई किसी के बारे में बोलने से पहले इंसान को अच्छे से पढ़ लेना बेहतर होगा। ये टिप्पणी अगर हम कर देते या भारतीय जनता पार्टी वाले कर देते तो यकीन मानिए ये कांग्रेस वाले इतना उछलते कि 10-10 फीट तक सर मारते दीवार में जाकर और कहते कि गांधी जी को ऐसे बोल दिया। आपने टिप्पणी नहीं की, आपने टिप्पणी नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि यही शब्द तो महात्मा गांधी जी लिखते थे, यही शब्द तो महात्मा गांधी जी भी लिखते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया। धन्यवाद है सुप्रीम। नहीं देखिए, बीच में नहीं बोलना है ऋषि जी, माना आप पत्रकार हैं तो मतलब अभी पॉलिटिकल आदमी को बोलने नहीं देंगे क्या? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि शुक्र कीजिए ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई कि महात्मा गांधी भी अपनी चिट्ठी में मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते थे। ये बातें अगर भारतीय जनता पार्टी या उनके किसी प्रवक्ता ने छेड़ दी होती तो आंदोलन कर देते ये लोग इस बात पर। बट मैं फिर से कहता हूं, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। तो उस समय में क्या स्थितियां रही, क्या सिचुएशन रही इस देश की आजादी में, जिनका सबसे बड़ा योगदान बताते हैं, अगर उन्होंने भी इस तरह की चिट्ठियां लिखी हैं और उस समय की वो स्थितियां रही, परिस्थितियां रही, तो जाहिर है आपको समझने की आवश्यकता है और समय पढ़ने की आवश्यकता है। फिर से कहना चाहता हूँ, सावरकर जी के बारे में सबको पता है, काला पानी, डबल लाइफ लगी, फिर उसके बाद जब पहली बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए उसके बाद भी जेल में 3 दिन के लिए प्रिकॉशनरी रखा, फिर वो 1 साल वापस रह गए, नहीं बाहर आने दिया, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन क्या सच में राहुल गांधी इस बात से सुधर जाएंगे? मुझे शक है। मैंने तो वो सवाल उठाया है, मैंने वो सवाल उठाया है कि क्या सुधर जाएंगे। उस बात में शक है, उस बात में शक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा गांधी जो वीर सावरकर जी के बारे में लिखती थी या फिर जो उनके विषय में जो है पोस्टर निकलते थे वो राहुल गांधी को नहीं पता है उनको ये चीजें। ठीक है, उनके बारे में कितनी किताबें सबने लिखी है, पता है उनके बारे में, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति को जिसने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया हो मलाइन करना कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। उन स्थितियों में इस तरीके से इस देश के एक स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित ना करें तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, मैं आता हूं। ऋषि शंकर जी भी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, और ऋषि शंकर जी ने एक मिनट ऋषि शंकर जी ने भी जो सवाल उठाया ना, उस सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन वो सवाल का जवाब मैं डॉक्टर हीरामन तिवारी और आनंद विजय सर से लूंगा। ऋषि जी आपकी भी बात लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब लोग बने रहिएगा पंचायत में। असम का साइड बहुत फेमस है, सबको पता है, चाहे बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assamti, the saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, हमारे सारे पंच जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं इस समय सीधे डॉक्टर हीरामन तिवारी आपके पास चलता हूं। जो बात ऋषि शंकर मिश्रा जी ने उठाई है, उन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में कहा कि कोई ऐसा बताइए जो जिसके साथ ये हुआ हो, जिसके साथ वो हुआ हो। मुझे लगता है कि आधी दर्जन बातें ऐसी हैं जो वीर सावरकर जी के बारे में कही जा सकती है कि ये बताइए किनको डबल सजा हुई, ये बताइए किनको काले पानी की सजा हुई, ये बताइए किनको कोल्हू के बैल की तरह तेल निकालने के लिए जुटाया गया, ये बताइए कि किनके ऊपर अंग्रेजों के गुलामों ने, मैं उस गुलाम का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उस गुलाम को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, कि किन्होंने वीर सावरकर के ऊपर कितने अत्याचार किए थे। डॉक्टर हीरामन तिवारी जी। बिल्कुल ठीक है, अरुण जी ने बताया था कि उनका एक स्वरूप, उनका जो चरित्र है वो विराट था। आप और भी उनके पत्रों को भी तो पढ़िए जो वहां पे रहते, उन्होंने किन कैदियों के बारे में कहा था कि इनको मेरी जगह से बाहर निकाल दिया जाए, मुझसे पहले बाहर निकाला जाए। एक
स्ट्रेटजी होती है, एक राजनीति होती है, और उस समय संघर्ष चल रहा था। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार का विश्लेषण जो है वो बेमानी ही नहीं है। आपने चूंकि अभी तुलसीदास जी का उल्लेख किया था, उन्होंने ये भी तो कहा है कि कुवेश साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। क्या बात है, क्या बात। आप वो उनके साथ क्या क्या कुकृत्य, कितने कितने कष्ट उन्होंने नहीं सहे वहां पर। और आपने स्वयं कहा ना कि हम ये नहीं चाहते कि किसी बड़े नेता का अपमान किया जाए किसी रूप में। किस प्रकार के जेल में कौन रहता था कि वो आप कहें कोल्हू के तेल, लिटरली वो कोल्हू के वो तेल पीसने के वाले में चलाते थे। इसके साथ साथ वो वहां के जो बाथरूम साफ करते थे, क्या क्या किस प्रकार से वो खाना उनको दिया जाता था। और इतने वर्षों तक जितने सहन किया हो, और वो किसके लिए? मां भारती के लिए तो कर रहे थे। तो इस प्रकार का जो उन्होंने अभी अनंत जी बोल रहे थे ना कि इस प्रकार का लांछन लगाना इतने विराट चरित्र पर, और इतना सारी सामग्री उपलब्ध है, पुस्तकें उपलब्ध हैं। और एक हमारी भारत की दूसरी प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कितने उत्तम शब्दों का प्रयोग किया था। मैं दिखा रहा हूं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखा भी रहे थे। जी जी, इसका अनुवाद पढ़ेगा करके, तो या तो फिर वो झूठ बोल रही थी जी, या उनको अंग्रेजी कम आती थी राहुल गांधी से, या यहाँ के कांग्रेस के नेताओं से उनको, या उनको इतिहास के बारे में कम ज्ञान था। ठीक है, क्या मैं ऋषि जी आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर से सवाल कर ले ऋषि जी, सर से थोड़ा ज्ञान ले लें। लीजिए एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल पूछ। मैं कोई ज्ञान नहीं देता हूँ, एक सवाल ले लेते हैं सर। एक सवाल मैं 3 पॉइंट सवाल किया कि हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दी। आप एक भी ऐसे नाम का फ्रीडम फाइटर का नाम बता दीजिए जिनकी पेंशन कलेक्टर से अधिक हुआ करता था। ठीक है, जो पेंशन दूंगा, जो उनको पेंशन मिलता था सावरकर को, जो उस समय जो कलेक्टर सैलरी मिलती थी। जवाब मैं देता हूँ, फ्रीडम फाइटर का नाम जवाब देता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, मैं आपकी ऑडियो को ठीक करवाता हूँ, शायद आपको आवाज नहीं मिली। आपको शायद नहीं समझ आया क्या पूछ रहे थे? मैं यहाँ पर अनंत विजय जी को लेकर आता हूँ। अनंत विजय जी जो सवाल ऋषि शंकर मिश्रा जी पूछ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या उन लोगों को सावरकर समझ में आएंगे जिन्होंने नाभा जेल में थोड़ा सा कष्ट काटने के डर से पता नहीं क्या क्या लिख करके दे दिया था? क्या उन लोगों को ये समझ में आएगा जिन्होंने ठंडे ठंडे अल्मोड़ा के जेलों से पता नहीं क्या क्या पत्र लिखे और बढ़िया बढ़िया खाना खाया? क्या उनको ये समझ में आएगा जो जेल में बैडमिंटन खेलते थे? अनंत विजय सर बताइए। लालचंद जी, ऋषि मिश्रा जी भी पत्रकार हैं, आज इन्होंने बताया, लेकिन इनके अनेक आयाम हैं इनके व्यक्तित्व के। कभी राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, कभी पत्रकार होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पर मेरी बातें जो थोड़ी तीखी थी वो उनके दिल में लग गई, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवक्ता कह दिया। कोई बात नहीं, जिसको भी लगता है वो ऐसी बातें निकल आती हैं अंदर से, कोई बात नहीं है उसका। मैं मतलब आप पहले व्यक्ति नहीं है कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया, ये बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। नहीं मिला, वो कह रहे हैं कांग्रेस से नहीं है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो पत्रकार है। नहीं, क्षमा करिएगा, आप कांग्रेस की विचारधारा को रखेंगे ऐसा बताया जाता है। आपके साथ कई डिबेट में रहा हूं। जी। आप बहुत से पत्रकार भाजपा की विचारधारा को रखते हैं, क्या कीजिएगा? जी ठीक है, ठीक है, बोल लिया, मैं बोल लूं सर? हाँ, बोल लीजिए। जी आप बड़े भाई। भाजपा दरअसल कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जो भारत विचार को सामने रखता है उसको वो भाजपा विचार समझ लेते हैं। कांग्रेस की दिक्कत ही यही है, इसलिए कांग्रेस आज लोगों से दूर हो रही है। उनको भारत को समझना पड़ेगा। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो भारत को ही नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो समाज से दूर होता रहा। समाज जीवन में जिस प्रकार से भारत और भारतीयता को लेकर एक लोगों के मन में उत्कंठा
उत्पन्न हुई है कांग्रेस पार्टी, उससे वामपंथी साथियों के कारण दूर जा रही है। आपको पिन पॉइंट पर भी आ रहा हूँ, आपके पिन पर भी आऊंगा और पॉइंट पर भी आऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि विचारधारा जो होती है वो एक सुई होती है, वो चुभाने के काम भी आती है और सीने के काम भी आती है। तो जो भारतीय विचार है वो चुभाने के काम नहीं आती है, वो सीने के काम आती है। तो इसीलिए आप अपनी विचारधारा से चुभोने का काम करते रहिए और जो हम भारतीय विचार वाले हैं वो सीने का काम करते रहेंगे। दूसरी बात मैं ये आपसे कह रहा हूं कि सावरकर को आप नहीं समझ पाएंगे। लालचंद जी ने कुछ इशारा किया, जो लोग आगा खां पैलेस में जिनके पास ये सहूलियत थी कि किस कटलरी में वो चाय पिएंगे, वो सावरकर को नहीं समझ पाएंगे। सावरकर बहुत रेडिकल व्यक्तित्व है। सावरकर जब स्वाधीनता संग्राम, सावरकर पहला आदमी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वाधीनता संग्राम कहा था। हीरामन जी बैठे हैं, वो इस बात की पुष्टि करेंगे, उनके जैसा इतिहासकार हमारे साथ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। सावरकर बहुत रेडिकल व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व को समझने के लिए कम से कम मैं ये मानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक तो समझ आती थी, उसके बाद का जो कांग्रेस नेतृत्व है मुझे उनकी समझ पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन सावरकर को समझने की समझ उनमें है या नहीं है, इस पर मुझे थोड़ा संदेह तो अवश्य है। ये भी हो सकता है। सावरकर ने अपने जीवन काल में ही, उनके लिए जेल में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण था जेल से बाहर रहना। जेल से बाहर रह के पुणे में जब वो अपने घर में रह रहे थे, नजर बंद थे, तब उन्होंने जो काम किए, ऋषि मिश्रा जी अपने कांग्रेस के मित्रों को कहिए कि सावरकर के उन कार्यों को पढ़ें, समझें और फिर पत्र का एक कोट, जो वो लोग कहते हैं ना कि लास्ट लाइन ऑफ द लेटर पढ़ के, सावरकर ने और अनेक चिट्ठियां लिखी हैं। ठीक है। सावरकर ने और अनेक किताबें लिखी हैं। सावरकर ना होते तो लता मंगेशकर नहीं होती। पढ़ लीजिए लता मंगेशकर को कि किस प्रकार से सावरकर ने लता मंगेशकर को कहा कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो गाने में है। ठीक है, ठीक है। ये लता मंगेशकर ने अपने मुंह से कहा और कई किताबों में दर्ज है। सावरकर का ये सारी चीजें आप उस विराट व्यक्तित्व को एक लाइन से रिड्यूस नहीं कर सकते। ऋषि मिश्रा जी, लौटो ऋषि जी, कांग्रेसियों की तरह बीच में क्यों बोलते हैं? ऋषि जी, मैं आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सावरकर जी का बाहर आना जरूरी था, क्योंकि आप याद कीजिए शिवाजी किस तरह से औरंगजेब के कैद से बाहर आए थे। वीर शिवाजी किस तरह, जैसे वीर शिवाजी का बाहर आना जरूरी था, वैसे सावरकर जी का आना बाहर जरूरी था। ऋषि शंकर मिश्रा जी की टिप्पणी, फिर शिवम जी आपके पास आऊंगा। ऋषि जी की टिप्पणी लेकर शिवम जी आ रहा हूँ। देखिए लालचंद जी, अनंत विजय सर बुरा मान गए। सावरकर जी नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं सम्मान है। सुन तो लीजिए। मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानता सर। मैं भी थोड़ा बीच में बोलता रहूंगा सर, क्योंकि आप बीच में बोलते रहे थे, इसलिए आपके बाद में बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। अच्छा, अगर ऋषि जी बोले कि ऋषि जी अगर ये वचन दे कि आगे बीच में नहीं बोलेंगे, तब तो ठीक है ना? ऋषि जी अगर बोले कि आगे नहीं बोलेंगे, मैं छोटा भाई, पुराना हिसाब तो बराबर करने दीजिए लालचंद जी। ठीक है, पुराना हिसाब भी बराबर कीजिएगा। ठीक है, ऋषि जी को बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सावरकर के लिए महान सपूत थे, माँ भारती के महान सपूत थे, लेकिन मैंने जो 2-3 सवाल हमारे विद्वान पैनल से किया है उसका जवाब हमें नहीं मिला। इन्होंने कहा कि फन्ना ने ये किया, उसने ये किया, उसने बैडमिंटन खेला, उसने चाय पिया, लेकिन उस समय के तत्कालीन कलेक्टर की जो सैलरी थी उससे अधिक पेंशन वीर सावरकर को मिलता था। क्यों अंग्रेज? मैं दे देता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दे दूं। अगर आपको जवाब क्लियर नहीं हुआ तो मैं दे देता हूं। सावरकर की तरह कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी बताइए जिसको अंग्रेजों ने यह कहा हो कि आप कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करेंगे। मुझे बताइए, आपने कहा ना कि सावरकर को एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर क्यों मिलती थी? मैं जवाब देता हूं कि कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी बताइए जिसको अंग्रेजों ने कहा हो कि आप अपनी कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते। बताइए। आप बताइए ना। नहीं क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो कलेक्टर से अधिक जितनी सैलरी कलेक्टर की उस समय होती थी, उससे अधिक पेंशन क्यों सावरकर को मिलता था?
टू नेशन थ्योरी पे आपने जवाब नहीं दिया। तीसरा, महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई उससे दो या 3 दिन पहले नाथूराम गोडसे सावरकर से क्यों मिले? और उसकी पूरी पड़ताल सुप्रीम कोर्ट तक हुई है सर। उसकी पूरी पड़ताल सुप्रीम कोर्ट तक होकर के सावरकर जी को क्लीन चिट मिली है, इसलिए लांछन नहीं लगाइए। सबूतों के अभाव में, ये नहीं, सबूतों के अभाव में क्लीन चिट मिली है। तो दे देते सबूत, दे देते सबूत अगर था तो। और आप जो कह रहे हैं कि उनको फ्रेम किया गया, तो तत्कालीन गृह मंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आरोप लगा रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको फ्रेम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस देश के आजादी में जो कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की नेहरू जी की सरकार ने किया, उसमें गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मैं लौटता हूँ, शिवम जी को लाने दीजिए मुझे। लोन ऑर्डर किनकी जिम्मेवारी थी? शिवम जी को लाओ, शिवम जी बोलिए। जवाब नहीं है। दे दिया, जवाब दे दिया आपको। अब आप अगर नहीं समझना चाहे तो ना समझे, लेकिन जवाब दे दिया। अब शिवम जी। अच्छा, मेरे राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी, जस्ट एक सवाल का जवाब मेरे अगर आप दे दें तो एक चीज बताइए, वीर शिवाजी जब एक जाल में फंस गए थे तो उन्होंने चिट्ठी जो लिखी थी वो क्या थी? बड़े ज्ञानी है आप, तो जरा वो चिट्ठी सुनाओ। गूगल कर लो। अरे गूगल कर लो, मैं नहीं बोल सकता अपने मुख से, नहीं बोलना चाहता। गूगल कर लो, गूगल कर लो। मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं गूगल फॉलो नहीं करता हूँ। अरे आप तो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, गूगल करो। अरे आप बताओ, आप तथ्य रखो। यही आपकी प्रॉब्लम। चिल्लाइए मत, तो बीच में मेरा रोकिए। प्लीज आप इनको रोकिए। कोई ठीक है। शिवम जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। शिवम जी को पहले बोलने दीजिए। मैं उस चिट्ठी का पर्सपेक्टिव इसलिए डालना चाह रहा था कि देश इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले कि यहां पर जब भी आपको देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए लड़ना होता है तो अलग अलग दौर से गुजरना होता है। वीर शिवाजी भी उस दौर से गुजरे हैं। हिंदवी स्वराज को लेकर जो उनकी कटिबद्धता थी उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी। इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदवी स्वराज के प्रति उनकी कोई कटिबद्धता नहीं थी। अब अगर ये पढ़ने इसके लिए ऋषि मिश्रा छोड़ दे तो क्या नहीं हो जाए, वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय में अगर कुछ शब्द को दोहराया जाएगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, और अच्छा लगना चाहिए भी नहीं। वो हमारे देश के महान योद्धाओं में से एक है, लेकिन बेशर्मी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित लोगों की ये है, एक ही विषय पर, वीर शिवाजी के विषय में जब वो बात आएगी तो नहीं समझ आएगी। जब खास तौर पर यही बात जो है सावरकर जी के विषय में आएगी तो भाषण झाड़ना शुरू कर देंगे। अरे अपने नेताओं से सीख लो ना, छोड़ो शिवम त्यागी, छोड़ो सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी को पढ़ लो भाई, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको छोड़िए, मैं एक और रेफरेंस देता हूँ। इसी देश में जब खास वीर सावरकर जी को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर एज लॉ मिनिस्टर सामने बैठे थे कोर्ट में जाकर। बाबा भीमराव अंबेडकर का कितना जाकर कुछ आता जाता कुछ है नहीं, भाषण चलाना शुरू कर देते हैं। हिंदू महासभा प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? नहीं, ठीक है, शिवम जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। शिवम जी की बात, उसके बाद फिर ऋषि जी। इस देश के लॉ मिनिस्टर होते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर उस कोर्ट में मौजूद थे। आ रहा हूँ ऋषि जी, आ रहा हूँ। उसके बाद उसके बारे में लॉर्ड करियप्पा ने लिखा हुआ, उसको भी पढ़ लीजिएगा जाकर। ठीक है, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, आधा अधूरा कोर्ट मत करिए। ये राहुल गांधी की तरह हर किसी को सेलेक्टिव एमनीशिया हो गया है। ऊपर की 4 लाइन पढ़ लो, नीचे की 2 लाइन पढ़ लो, पढ़ो भाई, पूरा पढ़ो उनको। के बारे में अम्बेडकर जी के क्या विचार है, बहुत सारे सवाल ऋषि जी पर उठ गए, गांधी के क्या विचार है, बहुत सारे सवाल ऋषि जी पर उठ गए। तो आप मुझे ऋषि जी को पहले जा, ऋषि जी बोलिए ऋषि जी। 2 सेकेंड, ये इन्होंने भीमराव अंबेडकर, गूगल खोलो। अरे भैया ये गूगल बात वीर शिवाजी की चिट्ठी पढ़ो। आप करो, आप करो। अरे ये सारा काम मैं करूंगा, आप भी कुछ करो। मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो नहीं, गूगल खोलो, पढ़ेंगे वीर शिवाजी औरंगजेब के कैद से भागे थे, ये तो बिल्कुल तथ्य है ना। औरंगजेब के कैद से टोकरी में छिप करके वीर शिवाजी गए थे, निकले थे। नहीं, वीर शिवाजी टोकरी में छिप करके निकले थे, ये तो तथ्य है। ठीक है,
ठीक है ठीक है, अब आप दोनों जरा शांत रहिए, आप दोनों जरा शांत रहिएगा, शांत रहिएगा आप दोनों जरा। वीर शिवाजी का प्रकरण, अच्छा हमारे पास शिवम जी ऋषि जी, हमारे पास ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जो उस चिट्ठी पर प्रकाश डाल देंगे। ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं उनसे जरा प्रकाश डाल लेते हैं जो बात आपने उठाई। मैं आप दोनों के पास आता हूं ना, आता हूं आप दोनों के पास आता हूं, रुकिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, शिवाजी के पत्र का जिक्र हो रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब के कैद से शिवाजी निकले थे, उनका निकलना कितना जरूरी था, ये हम सब समझते हैं। जिस बात पर अभी शिवम जी और ऋषि जी कह रहे हैं, जिस पत्र पर, उस पत्र के बारे में जरा बताइए। क्या आपकी जान पहचान में कोई हियरिंग लॉस से परेशान है? Here.com की इजी बुकिंग के साथ हियरिंग एक्सपर्ट। ये जो पत्रों के विषय में जो चर्चा हो रही है, जैसे अभी आनंद जी ने, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इस प्रकार के अनेक पत्र पढ़े जा सकते हैं, सेलेक्टिवली चूज किया जा सकते हैं। आनंद जी ने बताया कि उनको अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। स्वातंत्र वीर सावरकर ने इन्होंने बहुत बड़ा उल्लेख किया कि 1857 को इतना बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था जिसने ये कहा कि वो प्रथम संग्राम था और आज धीरे धीरे वही सामने आ रहा है उभर। उन्होंने सिर्फ पत्र नहीं लिखे, अनेकों पत्र लिखे और जो पुस्तकें लिखी है उनको पढ़ने की आवश्यकता है शिवाजी के विषय में। यही तो एक दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके विषय में इस परिवार के इतने बड़े नेता ने किस प्रकार का व्यवहार किया उनकी मृत्यु के बाद, ये सबको जग जाहिर है। तो मुझे लगता है कि संकीर्णता के साथ यदि हम देखते हैं, विशद चरित्र, विशद विराट व्यक्तित्व को पढ़ने के लिए विराट मस्तिष्क होना चाहिए। ऐसा ये संभव है कि एक बड़े से व्यक्तित्व में कुछ कमियां हो, लेकिन वो अभी ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस पार्टी, उस समय की कांग्रेस पार्टी, आज की कांग्रेस पार्टी नहीं, लड़ रही थी अंग्रेजों से। तो सावरकर जी किससे लड़ रहे थे? क्या वो किससे लड़ रहे थे? बाकी कैदियों से लड़ रहे थे, सजा मिली थी उनको। और आपने जो उल्लेख किया कि उनकी छुट्टी के बाद, उनकी रिहाई के बाद भी जिस प्रकार के प्रतिबंध लगे, आप कल्पना कीजिए किस प्रकार का व्यक्ति है कि जो मुक्त रहते हुए भी मुक्त न रह पाए ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, वो करते रहे। तो शिवाजी को लेकर के बीच में आना, इस प्रकार की ये इतिहास भरा पड़ा है, मुझे लगता है हमको पढ़ना होगा, ये 1 घंटे का विषय नहीं है। बिल्कुल, ये विषय जो है, मुझे लगता है कि पता नहीं, चाहे शिवाजी हो कि चाहे सावरकर हो, पता नहीं इतना ज्यादा, मतलब इस देश में उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। कई बार तो कल्पना से परे लगता है, लेकिन ये तो हम देखते हैं। मैं इस चर्चा को, इस पंचायत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले छोटा सा ब्रेक, आप सब बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद फिर इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे।